आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन केस आपको या आपके क्लाइंट को कोई कैश डिपॉजिट का नोटिस आता है तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है सो दैट आप पे कोई भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी या पेनल्टी नहीं आए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इनकम टैक्स के नोटिस को कैसे हैंडल किया, क्या प्रोसेस मैंने फॉलो किया सो दैट आप भी सेम प्रोसेस को फॉलो कर उसको ईज़िली हैंडल कर पाए। अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक कॉल आया एंड उन्होंने मुझे बताया कि मेरा नंबर उनको किसी रेफरेंस से मिला है एंड वो काफ़ी परेशान है क्योंकि उनको एक इनकम टैक्स का नोटिस आया हुआ है एंड उस नोटिस का वो 2-3 बार रिप्लाई कर चुके हैं एंड इवन 1 से 2 कंसल्टेंट को वो चेंज भी कर चुके थे, बट स्टिल उनको बार बार कुछ ना कुछ वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगते थे नोटिस में, तो बार बार उनको नोटिस आ रहे थे। तो मैंने उनको समझा एंड मैंने उनको बोला कि आपके पास जो इनकम टैक्स का नोटिस आया है वो आप मुझे भेज दीजिए सो दैट मैं उसको एक बार रीड कर लूँ एंड जो भी पॉसिबल होगा मैं आपको असिस्ट कर पाऊँ। तो उन्होंने मुझे जो भी अभी तक उनको नोटिस आए थे वो सारे नोटिस भेजे एंड मैंने उसको आराम से पढ़ा। देन उसमें ये कंक्लूड निकला कि जो भी नोटिस बार बार आ रहे थे तो वो इंडिकेट कर रहे थे कि जो ऑफिसर मेन इंफॉर्मेशन क्लाइंट से मांग रहा है उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो इसलिए इनकम टैक्स ऑफिसर बार बार उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे ये भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये भी चाहिए, आपने ये नहीं दिया एंड ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी। सो मेन रीज़न था कि जिसने भी उनका रिप्लाई फाइल किया था वो एक कंप्लीट रिप्लाई नहीं था विद प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो मैंने फिर क्लाइंट को बोला ठीक है, मैं इस मैटर को हैंडल कर सकता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उसके बाद मैंने क्लाइंट को बोला ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके मैटर को हैंडल कर सकता हूँ एंड ये मैटर क्लोज़ हो सकता है। तो क्लाइंट ने बोला कि सर जो भी है इसको कोई टैक्स जमा करना है, पेनल्टी लगनी है, बट इसको क्लोज़ करा दीजिए मैटर को सो दैट मैं टेंशन फ्री हो सकूँ। सो एज ए टैक्स एक्सपर्ट मैंने उनको लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट शेयर की जो मुझे नोटिस के रिप्लाई करने के लिए चाहिए थी। एंड जब मैंने नोटिस को पढ़ा था तो मैंने एक चेकलिस्ट बना ली थी एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ जो क्लाइंट को आया था। सो ये बेसिकली नोटिस का मेन पार्ट है जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ने डिटेल दी हुई थी कि उनको ये इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट चाहिए। एंड अगर आप इन डिटेल को देखेंगे तो इसमें देखो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि उनको रिगार्डिंग नेचर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए एंड सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो उन्होंने पूछा है। एंड इसके अलावा उन्होंने जो भी अकाउंट बैंक अकाउंट है सबकी डिटेल मांगी है, जैसे बैंक का नाम क्या है, ब्रांच नेम, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर का नाम हो गया, अकाउंट नंबर एंड अकाउंट का टाइप क्या है। तो ये चेकलिस्ट थी एंड लास्ट में उन्होंने ये जो सभी बैंक अकाउंट हम यहाँ पे फिल करेंगे उन सब का बैंक स्टेटमेंट भी मांगी थी। एंड इसके अलावा लास्ट जो मेन पॉइंट था, इनकम टैक्स ऑफिसर को पता लगा कि इन्होंने अप्रॉक्स 12 करोड़ बैंक में कैश डिपॉजिट किया हुआ है एंड इस कैश डिपॉजिट के रिगार्डिंग उन्होंने जस्टिफिकेशन मांगा था कि इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ कैश डिपॉजिट। तो यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि ऑफिसर को क्या क्या डिटेल चाहिए। तो मेरा काम था कि मेन जो ऑफिसर को डिटेल चाहिए उन डिटेल को देना एंड इसके अलावा डिटेल को ऐसे रिप्रेजेंट करना सो दैट क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो मैंने भी अकॉर्डिंगली क्लाइंट को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे दिए। सो अकॉर्डिंगली मैंने क्लाइंट से डिस्कस किया कि वो क्या काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनका एक CSP पॉइंट है, कस्टमर सर्विस पॉइंट। तो आजकल क्या है, बैंक जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं कैश डिपॉजिट के अप टू 25,000 या कोई कैश विड्रॉल हो गया अप टू 10,000, तो ये कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल वाला जो स्मॉल अमाउंट है इसको आउटसोर्स कर देते हैं थर्ड पार्टी को, जिसको CSP बोलते हैं। तो किसी को भी अगर 25,000 का कैश डिपॉजिट करना है तो वो सीधे बैंक में नहीं जाके इन लोगों के पास आते हैं कैश डिपॉजिट के लिए। एंड किसी को कैश विड्रॉ करना है तो अगेन बैंक कैश विड्रॉ भी नहीं करता है XYZ लिमिट तक, जो कि 10,000 थी मेरे क्लाइंट के केस में। तो उस केस में उनको उनके पास जाना होता था। तो जब नेचर ऑफ बिज़नेस ही ऐसा है क्लाइंट का कि उनके पास कैश कस्टमर आएंगे डिपॉजिट करने के लिए एंड कैश विड्रॉ भी करेंगे,
तो मेन था कि ये जो कैश इसमें आया ये उन्हीं ट्रांजैक्शन को बिलोंग करता था कि कस्टमर आए, उन्होंने कैश डिपॉजिट किया, तो जो कैश इकट्ठा होता था शाम को मेरे क्लाइंट अपनी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया करते थे, जो कि बैंक से लिंक होता है। बैंक वालों को पता होता है कि ये अकाउंट इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। तो मैंने प्रॉपर क्लाइंट के नेचर ऑफ बिज़नेस समझने के बाद एंड उससे सारे बैंक के डिटेल लिए, बैंक स्टेटमेंट लिए, एंड बैंक स्टेटमेंट लेने के अलावा अब था कि उसको जस्टिफाई करना कि क्लाइंट ये बिज़नेस करता है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बैंक से कुछ कंफर्मेशन लिए। एंड जो ये थर्ड पार्टी से ऑथराइज रहते हैं, जैसे आई थिंक संतोष भी इसमें एक कंपनी है जो इस टाइप के लाइसेंस या ऑथराइजेशन देती है, तो उनसे भी कुछ डॉक्यूमेंट लिए एंड क्लाइंट से इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी पासवर्ड लिया, सो दैट मैं चेक कर सकूँ कि उन्होंने आईटीआर में क्या सोर्स ऑफ इनकम दिखाया, कितना दिखाया, सही दिखाया, नहीं दिखाया। तो इसमें इस टाइप के बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारे डिटेल एंड डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैंने एक प्रॉपर उनका रिप्लाई बनाया एंड जो पहले डिटेल नहीं दी गई थी उन डिटेल को भी इंक्लूड करा। तो अभी जो मैंने आपको नोटिस दिखाया था वो मेन नोटिस था जिसमें ऑफिसर ने सारा कुछ मांगा था, बट मैं जो अब रिप्लाई कर रहा हूँ इस नोटिस के बाद भी 1-2 नोटिस आए हैं जिसमें था कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन जो है अभी ऑफिसर को नहीं दिया, वो उन्होंने मांगी थी। तो आपको भी सेम वे में रिप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ऑफिसर को एड्रेस कर लेंगे कि किस ऑफिसर को हम ये रिप्लाई कर रहे हैं। यहाँ सब्जेक्ट हो गया कि किस रिगार्डिंग, एंड यहाँ पे क्लाइंट का नाम यहाँ पे नाम लिखेंगे, पैन नंबर लिख देंगे, एंड किस असेसमेंट या फाइनेंशियल ईयर का मैटर है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा उनको एड्रेस करेंगे डियर सर या मैडम से, एंड इसमें रेफरेंस देंगे कि हम जो रिप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर ये किस नोटिस के अगेंस्ट है एंड वो कब इनको मिला था क्लाइंट को, ठीक है। एंड ये लेने के बाद अब देखो मेन इसमें बात है कि जो भी आपको रिप्लाई करना है, जो ऑफिसर ने पूछा है, उसकी क्वेरी है, उसको पॉइंट वाइज रिप्लाई देना है। एंड ये इवन ये लोग नोटिस में भी लिखे रखते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रहा, इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट द रिप्लाई फर्निश्ड बाय यू शुड बी पॉइंट वाइज। बट मैंने देखा है कि काफ़ी कंसल्टेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन देते हैं कि पॉइंट नंबर 3 का पहले रिप्लाई कर दिया, सेकंड का बाद में कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कोई फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसका रिप्लाई पहले देना है, सेकंड क्वेश्चन उसका रिप्लाई सेकंड में देना है। तो आप ये देखिए कि ये एक उनकी क्वेरी थी ऑफिसर के नोटिस में, तो मैंने ये यहाँ पे उसका रिप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। तो उनका ऑफिसर का क्वेरी, मेरा रिप्लाई, ठीक है। सेम वे में ऑफिसर का दूसरा क्वेश्चन ये था एंड ये मेरा उसके रिगार्डिंग रिप्लाई था। एंड ये ऑफिसर का बोल्ड में उनका क्वेश्चन हो गया, ये मेरा रिप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने उनको कंप्लीट रिप्लाई किया। एंड रिप्लाई करने के बाद मैंने जो जो मिसिंग थी या जो मुझे लगा कि क्लाइंट को लाइक टैक्स या पेनल्टी से बचाने के लिए ज़रूरी है, तो मैंने पूरा बैंक स्टेटमेंट उनका अटैच कर दिया जो भी थे। एक BCA सेटलमेंट अकाउंट होता है जिसमें मेन जो इस टाइप के बिजनेसमैन होते हैं वो कैश डिपॉजिट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो किसी भी अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर देंगे। इस टाइप का जो बिज़नेस नेचर होता है उसमें एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है जिसको ये लोग BCA सेटलमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो जो भी ऐसा कैश आएगा तो वो इसी अकाउंट में जमा होगा, राइट। तो वो मैंने BCA सेटलमेंट अकाउंट दे दिया, सेविंग बैंक दे दिया, एंड इनका एक लोन अकाउंट चल रहा था वो भी दे दिया, एंड साथ में मैंने एक बैंक का सर्टिफिकेट भी लगाया। एंड ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैं इसको नहीं लगाता तो ऑफिसर मे बी पॉसिबल कि सेटिस्फाई नहीं होता कि ये जो कैश डिपॉजिट है ये एक्चुअल में इस पर्सन का नहीं है जिसको नोटिस इशू हुआ है, बल्कि मेन बैंक का है। क्योंकि मेरा क्लाइंट तो सिर्फ बैंक के बिहाफ पे काम कर रहा है ना। लेट सपोज कि इसने 12 करोड़ कैश डिपॉजिट किया, तो मतलब ऑफिसर ये या मैं ये कोई बोल सकता हूँ कि ये 12 करोड़ आपकी इनकम है, ये तो एक्चुअल में बैंक में डिपॉजिट हुआ है एंड मेरा क्लाइंट जस्ट डिपॉजिट करने में उनको हेल्प कर रहा है, राइट। तो इस टाइप से ये 12 करोड़ उनकी इनकम नहीं थी। एंड देखिए एक बात आपको समझनी चाहिए कि ये जो भी नोटिस आते हैं तो सबका कोई स्टैंडर्ड रिप्लाई नहीं होता है। रिप्लाई जो बेसिकली आपको ड्राफ्ट करना है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करना है कि आपके नोटिस में ऑफिसर ने मांगा क्या है एंड उसको किस चीज़ का डाउट है, तो आपको उस हिसाब से नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, ठीक है। एंड फाइनली जब मैंने ये रिप्लाई ऑफिसर को सबमिट किया
तो उसके कुछ टाइम बाद ही ऑफिसर ने जो उनकी डिमांड थी या उनकी जो नोटिस था वो उसको ड्रॉप कर लिया। एंड फिर उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया, असेसमेंट ऑर्डर। एंड देखिए मैंने रिप्लाई जो फाइल किया था ये किया था लाइक 23 अक्टूबर को। तो अक्टूबर में मैंने रिप्लाई फ़ाइल किया एंड मेरे रिप्लाई फ़ाइल करने के बाद जनवरी में, तो मतलब 2 महीने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये ऑर्डर रिसीव हुआ। एंड मेन सबसे अच्छी बात है कि इस ऑर्डर में कोई भी डिमांड नहीं निकाली। तो इट मीन्स जो कैश डिपॉजिट वाला मैटर था वो उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें एक पॉइंट होता है वेरिएशन। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नो वेरिएशन। इट मीन्स जो मतलब ITR फाइल हुई थी उसी को एक्सेप्ट कर लिया। 12 CR का जो लाइक कैश डिपॉजिट था वो क्वेरी वापस ले ली। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने अपने क्लाइंट को सेव कर लिया। एंड वो जब उसको ये नोटिस आया तो वो काफ़ी खुश था। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं क्लाइंट की हेल्प करता हूँ एंड वो अल्टीमेट जो हमारी मेहनत होती है वो कामयाब हो जाती है, क्लाइंट का डिमांड रुक जाता है, जो उनकी टैक्स की लाइबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है एंड क्लाइंट खुश होता है। तो सेम वे में आप भी सीख कर अपनी क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं। एंड अब मैं डिस्कस करूँगा कि नोटिस का रिप्लाई करते टाइम आपको किन किन बातों पर स्पेशल फोकस करना है। तो देखिए नंबर 1, आप जो नोटिस सबसे पहले तो जो नोटिस है उसको आप डिटेल में स्टडी कीजिए, क्योंकि नोटिस को पढ़ने के बाद आपको 2-3 बात क्लियर हो जाएंगी। एक तो ये कि नोटिस किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, नंबर 2 कि नोटिस जो आया है उसका रीज़न क्या है। जैसे मेरे केस में कैश डिपॉजिट मेन रीज़न था नोटिस आने का। एंड इसके अलावा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि लास्ट डेट ऑफ रिप्लाई क्या है। ये रिप्लाई की लास्ट डेट बहुत मैटर करती है, क्योंकि इन केस आपने ड्यू डेट तक रिप्लाई फाइल नहीं किया तो हो सकता है ऑफिसर आपके अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दे। एंड उसमें फिर क्लाइंट का ही नुकसान होता है, क्योंकि फिर बाद में अपील फाइल करनी होती है। एंड अपील फाइल करने का मतलब है कि क्लाइंट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है एंड टाइम भी बढ़ जाता है। तो ट्राई करें हमेशा नोटिस इनकम टैक्स ऑफिसर लेवल पे ही क्लोज हो जाए, मतलब स्टार्टिंग लेवल पे ही क्लोज हो जाए। एंड मैंने बहुत से मैटर में ये भी देखा है कि जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं लोग, वो जो नोटिस आते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइड से या दूसरे गवर्नमेंट ऑफिस के साइड से, तो वो नोटिस को इग्नोर करते हैं कि चलो हमारा क्या बिगाड़ेंगे, देखा जाएगा टाइप। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। एंड जब भी कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से नोटिस आता है तो उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इन केस आप नोटिस का रिप्लाई नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि ऑफिसर वेट करता रहेगा रिप्लाई का, क्योंकि वो भी एक टाइम तक ही वेट करते हैं। तो उसके बाद वो फिर आपको लाइक डिफ़ॉल्टर मान के आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देते हैं, जिसमें जो डिमांड होगी टैक्स की या पेनल्टी की फिर वो रिकवरी भी होती है। इसको बहुत सीरियसली लेना है। एंड जो भी नोटिस आता है उसकी ड्यू डेट, रिप्लाई की जो डेट नोटिस में मेंशन होती है उससे पहले पहले रिप्लाई करना होता है। एंड रिप्लाई ड्राफ्ट करते टाइम जस्ट मेक श्योर कि आपने क्लाइंट से सारा डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है, जिसमें जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, सोर्स ऑफ इनकम हो गया, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी हो गया, एंड बैंक में जो पैसा आ रहा है उसकी नरेशन की कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये सब वर्किंग करनी होती है रिप्लाई से पहले। एंड इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इन केस कंसल्टेंट नहीं है तो टाइम रहते हुए आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से बात कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं अच्छे वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने देखा है कि क्लाइंट का ना मतलब लोग काम ले लेते हैं बट उनको अच्छे से नहीं आता है, तो बाद में अल्टीमेट नुकसान जो होता है क्लाइंट का ही होता है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप इन केस कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि कंसल्टेंट एक अच्छा कंसल्टेंट है, राइट। एंड इसके अलावा कभी भी अपने रिप्लाई में इमोशनल फैक्टर्स को ग्राउंड नहीं बनाना चाहिए। जैसे कि क्लाइंट बहुत एजड है तो वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, या हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, या एक मुझे मैटर याद आ रहा है कि एक लेडी को इनकम टैक्स का नोटिस आया था एंड वो किसी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी।
तो वो पढ़ी लिखी भी थी, तो उसने सोचा मैं खुद ही रिप्लाई कर देती हूँ। एंड उसने जो बेस बनाया था रिप्लाई करने में, तो ये भी इस टाइप की कुछ लाइन थी कि लाइक मेरे जो फादर हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई पता नहीं कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, एंड आप मुझे नोटिस इशू कर रहे हो, तो ये मेरी लाइक इंसल्ट कर रहे हो आप मेरी। तो इस टाइप से इमोशनल होके उन्होंने रिप्लाई किया। तो जब मेरे पास वो लेडी आई, क्योंकि ऑफिसर तो इमोशनल ग्राउंड को बेस नहीं बनाता है ना, तो ऑफिसर ने उनके अगेंस्ट फाइनल नोटिस इशू कर दिया कि अगर आपने अब सही रिप्लाई नहीं किया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मैं आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दूंगा, दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी। तो उस टाइम पे उस लेडी ने मुझे अप्रोच किया। तो जब मैं ऑफिसर से मिला तो उन्होंने मुझे इस बात को बताया कि इन्होंने पहले जो रिप्लाई किए हैं उसमें इस टाइप से इन्होंने रिप्लाई किए हुए हैं। तो एनी हाउ मतलब वो मैटर भी मैंने हैंडल कर लिया एंड वो क्लोज़ हो गया। एंड एक बार रिप्लाई फाइल करने के बाद आपको अपने मेल पर एक्टिव रहना है, आपको इन द सेंस कि जिसको नोटिस आया है, क्योंकि उसी की मेल में दोबारा रिमाइंडर आते हैं। तो जस्ट अपनी मेल पर एक्टिव रहें, इन केस कोई लाइक अगेन नोटिस आता है, रिमाइंडर आता है या ऑर्डर पास आता है, तो वो आपकी मेल पर ही आने वाला है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको से ये स्किप नहीं होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।